हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद KRCHE में आप सबका स्वागत है। मैं पारुल गाबा, एसोसिएट प्रोफेसर KRCHE। टुडे आई विल बी डिलीवरिंग लेक्चर ऑन सर्विस मार्केटिंग। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग क्या है, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्विस मार्केटिंग से। सर्विस मार्केटिंग, पहले तो सर्विस मार्केटिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम सब ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना हुआ है, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग, जब हम इंडिपेंडेंस मिली थी हम लोगों को, तो हमारा जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इंडिया की, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगे और इसी तरीके से हमारा सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लगा। तब ये रियलाइज हुआ कि जैसे हर सब्जेक्ट को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, वैसे ही सर्विस मार्केटिंग को भी सेपरेटली पढ़ें। सर्विस मार्केटिंग की डेफिनेशंस बहुत सारे जनों ने दी है, जैसे कि द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, बेरी एंड फिलिप कॉटलर। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है कि सर्विस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, सेटिस्फैक्शंस हैं जो हम ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑफ गुड्स और आफ्टर सेल सर्विसेज। बेरी कहते हैं कि सर्विस मार्केटिंग जो है वो एक डीड है, परफॉर्मेंस है, एक एफर्ट है। जबकि सर्विस मार्केटिंग जो होती है बेसिकली वो इनटेंजिबल होती है। प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, इट्स अ फिजिकल थिंग और हम उसको टच कर सकते हैं। फिलिप कॉटलर कहते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बेनिफिट जो हम अनदर पर्सन को ऑफर करते हैं, जो इंटेंजिबल होता है एंड जिसको यूज़ करने से वो उसका ओनर नहीं बन जाता, उसको हम सर्विस मार्केटिंग कहते हैं। नाउ सर्विस मार्केटिंग हमें पता लग गई कि दिखती नहीं है, ये एक बेनिफिट्स होते हैं जो हम ऑफर करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, सर्विसेज है क्या। सर्विसेज में पहला फीचर आता है इंटेंजिबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबिलिटी? इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। प्रोडक्ट होता है वो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट सर्विसेज को हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे कि अगर मेरा एक होटल है, तो मैं ये बता सकती हूँ या ये कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे होटल में आएंगे तो आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, फूड क्वालिटी एक्सीलेंट है, यहाँ पर आपका हाइजीनिक इशू कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन। और आपको यहाँ पर आपको जो आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे वो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो मैंने क्या करा है, ये मैंने सिर्फ बताया है। जब कंज्यूमर आएगा वहाँ पर और अगर ये फैसिलिटीज़ जो मैंने प्रॉमिस करी हैं सेम टू सेम डिलीवर करूँगी, देन ही कैन रियलाइज़ कि येस, जो इन्होंने सर्विसेज कही थी वो उन्होंने डिलीवर करी है। तो दैट मीन्स मैंने एक्सीलेंट क्वालिटी की सर्विसेज सर्व करी हैं। तो इनटेंजिबिलिटी मतलब दिखाई ना दे। Product is something which we can touch, we can feel, but services is something which we can offer। और services से customer कितना satisfied है, ये इसके feedback से पता लगता है। Now the second feature is inseparability। inseparability means जो separate ना हो। सर्विसेज हम किसके लिए बनाते हैं? कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, तो यानी कि जो सर्विसेज होती हैं जिस टाइम पे बनाई जाती हैं वो उसी टाइम पे कंज्यूम करी जाती हैं। जैसे कि एक डेंटिस्ट, अगर मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाती हूँ तो वो जो है वो मेरा टूथ मेरा ही ठीक करेगा, दैट इज़ मैं इंडिविजुअल अगर उसके पास जाती हूँ। अगर मैं किसी म्यूजिशियन के पास जाती हूँ तो वो म्यूज़िक मुझे ही सिखाएगा, राइट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड इंडिविजुअल है वो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल इन द सेंस कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिविजुअल को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। नाउ अनदर फीचर ऑफ सर्विसेज इज हेट्रोजेनिटी। इसको हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। सर्विस किसको प्रोवाइड करवाई जाती है? इंडिविजुअल्स को, राइट, या फिर पीपल को। हम जानते हैं
कि हर पीपल अलग अलग, दे आर मतलब दे हैव डिफरेंट एटीट्यूड, दे हैव डिफरेंट परसेप्शन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इंक्वायरी एक पर्सन से पूछूं तो वो उसका जवाब पहले कुछ और देगा, फिर मेरे अलावा कोई दूसरा फ़ोन करके वही क्वेरी रेस करता है, उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो एक ही पर्सन जब सिमिलर क्वेरी को बहुत बार आंसर करता है तो उसके आंसर में डिफरेंस आ जाता है। या फिर हम एक ही क्वेरी जब अलग अलग पर्सन से पूछते हैं तो सबके आंसर डिफरेंट होते हो जाते हैं। यही कहलाती है हेट्रोजेनिटी। तो अब इस चीज़ को हम कैसे दूर करें? जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग दे, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बोले एंड एश्योरेंस दे। इससे क्या होगा, जो आंसर्स में वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। देन द नेक्स्ट फीचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी आपने बहुत सुना होगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं, राइट? प्रोडक्ट्स के मामले में आपने सुना होगा। बेसिकली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मिल्क के लिए, फ्रूट्स के लिए, कि इसको कंज्यूम कर लो वरना ये ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी आप स्वीट्स लाते हैं, बाहर से कुछ समोसे लाते हैं, तो आप कहते हैं इसको कंज्यूम कर लो अदरवाइज़ ये पेरिश हो जाएँगे। सर्विसेज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप सर्विस को उसी टाइम पे कंज्यूम ना करें तो वो पेरिश हो जाएंगे। जैसे कि एक सिनेमा हॉल है, राइट? सिनेमा हॉल अगर आज आधा भरा हुआ है, यानी कि आधी उसकी सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं, तो अब वो खराब हो गई, पेरिश हो गई। तो इसके लिए ये तो नहीं है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट? हम स्टोर नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। आज के दिन का वो टाइम निकल गया। अगर फॉर एग्जांपल फ्लाइट, हम अगर फ्लाइट में जाते हैं, अगर फ्लाइट्स की सारी सीट्स भरी हुई नहीं होती, तो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करता है आधी सीट्स पे, या मतलब कह लो कि बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं। तो अब हम उस सीट्स को उठा के दूसरे एरोप्लेन में तो फ्लाइट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या फिर हम उसे नेक्स्ट डे के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर सर्विसेज़ जिस दिन प्रोड्यूस होती हैं, उस दिन कंज़्यूम ना करी जाएँ, तो उसको हम कहते हैं कि वो पेरिश हो रही है, ठीक है? देन इज़ चेंजिंग डिमांड। देखिए बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज में क्या-क्या आ सकता है? पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी एक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक में हम जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने, लोन लेने, तो बैंकर्स हमें क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? अगर हम सिनेमा घर में जाते हैं, पीवीआर्स में पिक्चर देखने जाते हैं, वो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम किसी टूर पे जाते हैं, तो होटल रूम्स जो हमें मिलते हैं उसमें भी हमें सर्विस प्रोवाइड होती है। बट सर्विसेज में फ्लक्चुएशंस होती हैं एक्चुअली सर्विसेज में डिमांड के हिसाब से, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई की वजह से फ्लक्चुएशंस होती हैं। नाउ हाउ, अगर मैं शिमला में ठंड में जाना चाहूँ, राइट? तो वहाँ के चार्जेस कैसे होंगे होटल के? कम होंगे, ऑलरेडी वहाँ पे ठंड में जा रही हूँ, मतलब विंटर सीज़न में। अगर यही मैं शिमला समर में जा रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो अपने होटल के रूम के चार्जेस वैसे ही चेंज कर देते हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होता है, और डिपेंड करता है हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है। तो चेंजिंग डिमांड की वजह से हमारी प्राइसेस में जो है वो फ़र्क आता है। नेक्स्ट सर्विसेज में जो हमारा फीचर है दैट इज़ प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की प्राइसिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपनी सर्विसेज को चार्ज कैसे करेंगे, राइट? चार्ज का मतलब है प्राइस में हम कॉम्पिटिटिव लेवल में करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के डिसाइड करेंगे, हम पेनिट्रेटिंग करेंगे, हम किस तरह की प्राइसिंग करेंगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। और ऐसा ना हो कि हम प्राइसिंग ओवर कर रहे हैं ताकि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमें ओवरटेक कर लें, और ये भी नहीं कि हम अंडर रेट कर रहे हैं सो दैट हमको प्रॉफिट ही ना हो, राइट? तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है एक सर्विस का कि हम प्राइसिंग कैसे करते हैं।
बेसिकली ये भी डिमांड एंड सप्लाई पर होती हैं एंड कुछ हद तक हम अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइस देखते हैं। सेवेंथ हमारा फीचर है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब अगर मुझे ब्रेड खानी है तो ब्रेड लेकर मैं खुद खा रही हूँ ना, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट चैनल होता है, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता। जैसे कि अगर मेरे को डेंटिस्ट पे जाना है तो डेंटिस्ट मेरा टूथ ही ठीक करेगा, मेरी फ्रेंड का तो नहीं करेगा। अगर मुझे म्यूज़िक सीखने जाना है तो सर्विस प्रोवाइडर मुझे ही म्यूज़िक सिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट चैनल है, इसमें बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्विस मार्केटिंग क्या होती है। सर्विस मार्केटिंग का मतलब है हम कुछ बेनिफिट्स, कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें ऑफर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को एंड उसके बेसिस पर हमारे 7 फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, पेरिशेबिलिटी, चेंजिंग डिमांड, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्ट चैनल। बट जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मार्केटिंग सर्विसेज में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमको ओवरकम करने होते हैं। खाली मार्केटिंग सर्विसेज में ही नहीं, हम जानते हैं हम कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करें हमें उसके बेनिफिट्स तो दिखते ही दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें उसकी प्रॉब्लम्स को भी देखना होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है सर्विस मार्केटिंग में? आ सर्विस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। मैंने कहा ना, एक फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है उसको आप टच करके देख सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक क्रीम लेने गई, मैं उसको घुमा के देख सकती हूँ कैसी है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकती हूँ। बट सर्विस के साथ ऐसा नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि क्रेडिट कार्ड रखो, आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड से ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट वो बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये तो आपको यूज़ के बाद ही पता लगेगा। तो कोई भी, इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। अब ये डिपेंड करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर ने जो प्रॉमिस करा है वो फुलफिल होगा या नहीं होगा, राइट? सेकेंड इसकी प्रॉब्लम आती है, सेल, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मैंने कहा आपको कि हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आज मेरा फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो गया और जिसमें हाफ जो सीट्स थी वो वेकेंट रह गई, तो इसका मतलब वो वेकेंट ही रह गई, इतनी चीज़ मेरी खराब हो गई, मैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोर करके नहीं दे सकती हूँ। यही थर्ड पॉइंट में भी ये प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। सो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़े इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सर्विसेज का ये है कि सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड थ्रू पेटेंट्स। ओके, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है और इंडिविजुअल है वो इनसेपरेबल है। वाई? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा? इंडिविजुअल को। अगर इंडिविजुअल ही नहीं होगा तो सर्विस किसको प्रोवाइड करी जाएगी? और अगर इंडिविजुअल होगा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, देन ऑल्सो किसको सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी? तो सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर एंड इंडिविजुअल, ये दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, सर्विसेज आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर इनकंसिस्टेंट। कई बार क्या हो जाता है कि स्टैंडर्डाइज हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती। अब मैं कहीं ऑफ सीजन में जाती हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरे जाते हैं तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। कई बार डिस्काउंट आ गया, कई बार नहीं आया, किसी को मैंने बोल दिया कि ये चीज़ मैं आपको इतने में दूंगी, तो सर्विसेज में ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? ऑफ सीजन है, अब कोई नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, किसी ने कहा नहीं आप थोड़ा सा और कर लो, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है। देन हम सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, अब जो इंडिविजुअल्स हैं ये दे आर स्कैटर्ड, ये हर जगह हैं, बट सर्विस प्रोवाइडर अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं। अब अगर हम मैं BTW का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? BTW यहाँ पर भी है, नरेला में भी है, देन इट्स इन NSP, हर जगह है, आपने देखा होगा उसको, राइट? तिलक नगर।
बट सब जने जैसे कहते हैं कि BTW यहाँ पर भी है, बट वो टेस्ट नहीं है जो NSP में है, या वो टेस्ट नहीं है जो तिलक नगर में है। ऐसा क्यों? तो सर्विस प्रोवाइडर की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फ्रेंचाइजी वगैरह ले लेता है, बट कहीं ना कहीं सर्विस में, क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, right? Then another problem faced by this in service marketing is the customer perception of service quality is more linked to the morale, motivation and skill of the frontline staff of any service organization. इसके लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम कहीं घूमने गए और वहाँ पे रिसेप्शन पे बहुत अच्छे से ग्रीट करा गया। तो मेरे माइंड में उस टाइम पर आ गया, वाओ! अच्छा होटल है, यहाँ पे अच्छे से उन्होंने बोला है, तो आगे भी सर्विसेज़ अच्छी होंगी। तो इससे क्या हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, मोरल अप हो जाता है कि हाँ, चलो अच्छा हुआ। तो कहीं न कहीं पे अगर आपके फ्रंट लाइन स्टाफ होता है, फ्रंट लाइन स्टाफ वो स्टाफ होता है जिसका कस्टमर से सबसे पहले इंटरेक्शन होता है, ठीक है? अगर वो अच्छा नहीं होगा, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। बट अगर वो अच्छा है, तो उससे कस्टमर्स को परसीव कर लेगा, येस सर्विस क्वालिटी इज़ गुड। तो उसका कहीं न कहीं फ्रंट लाइन स्टाफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कस्टमर के मोराल को बूस्ट करने में, मोटिवेशन करने में, ठीक है? और कस्टमर का परसेप्शन फॉर्म करने में। एट द सेम टाइम फ्रंट लाइन स्टाफ का भी मोटिवेशन और स्किल्स होती हैं कि कैसे वो कन्विंस करता है अपने कस्टमर को परसेप्शन परसीव करने में। तो दोनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो सर्विस जो मार्केटिंग है, ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। हम जानते हैं कि बिज़नेस अगर करें या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगर हम बैंक में जॉब करते हैं, तो हमें पता होता है कि हर इंडिविजुअल इस नेचर का नहीं होगा, या फिर हम हर एक को उतना हैप्पी नहीं रख पाते, या ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर कंज़्यूमर उतना ही डिलाइटेड फ़ील करे, जितना कि हम दूसरा कस्टमर कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें इसको कैसे मैनेज करना है, हमें कैसे टीम वर्क करना है ताकि ये सारी चीज़ें ना रहें। अगर हमें किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें टीम वर्क करना होगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड दोनों ही तरफ होती हैं, बट हमें देखना है कि हम कितना पॉजिटिव कर सकते हैं और कितना नेगेटिव को भी पॉजिटिव में टर्न कर सकते हैं। मेजर रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ऐसा क्या हो गया कि सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर गया? राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं जब हमें फ्रीडम मिली थी। 1947 में हमें पता था कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होता है कंट्री में, एग्रीकल्चरल। हम लोगों का जो डोमिनेटिंग थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही थी, राइट? धीरे 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 लोग सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करें। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई, राइट? जो पहले की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसकी वजह से हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए, सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगा और धीरे धीरे एक्चुअली ऐसा अभी भी नहीं है कि सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चरल इंडिया से चला गया, नो, वो अभी भी फॉर्म करता है। बट अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पर आज भी सर्विस सेक्टर जो है उसका मेजर शेयर है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर भी है एंड सर्विस सेक्टर भी है। तो धीरे धीरे लोग सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो जो पार्ट पहले एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता था, सर्विस सेक्टर में भी होने लगा। लोगों अब सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। पहला रीज़न जो रहा है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर का, दैट इज़ इंक्रीजिंग एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब वेल्थ। जब लोगों ने कमाना शुरू करा, तो उनको गार्डनर, उनको डोमेस्टिक हेल्पर, इन सब की ज़रूरत पड़ने लग गई। जो काम पहले कभी वो खुद किया करते थे, अब उसके लिए वो सर्वेंट्स ढूँढने लग गए। तो इसी तरीके से फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स, देन आपके रात को गार्ड्स रखने लग गए हैं।
हर चीज़ के लिए उन्होंने कोई ना कोई पर्सन रख रखा है, तो इस तरह से सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द एफ्लुएंस। पीपल का वेल्थ बढ़ रहा है, देन दे आर डिमांडिंग फॉर more and more domestic helpers, then the gardeners, cook जो उनके यहाँ पे खाना बनाए। सेकेंड रीज़न है सर्विस सेक्टर का मोर लेजर। आजकल आप देखोगे कि वक्त बदल रहा है। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं बच्चों के साथ, वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। अगर हम पूछें कि पहले कौन इंटरनेशनल ट्रिप पे गया हुआ है, तो कोई एक आध जना बोलता था कि हम गए हुए हैं। बट अगर आपकी आज के टाइम पे किसी से भी पूछो तो सब कहेंगे अरे हम भी गए हैं, एक जगह नहीं 4-4 जगह गए हुए हैं। तो अब लेजर का मतलब होता है आप फ्री टाइम, जहाँ पर आप रिलैक्स करना चाहते हो, जहाँ पर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, राइट? जब आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप कहाँ जाओगे? बाहर जाओगे घूमने के लिए। तो इस वजह से जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर, दैट इज टूरिज्म सर्विस सेक्टर, ये बढ़ने लगा। लोग होटल्स में बुक करवाने लगे। और आप देखेंगे अब लोगों के पास वेल्थ है तो वो स्पा करवाते हैं। आपने बड़े-बड़े सैलून्स देखे होंगे, आप हर जगह देखे होंगे। पहले कहाँ इतने बड़े-बड़े होते थे? क्या लोग इतना स्पेंड करते थे? अब लोग समय बिताना चाहते हैं। दे वांट क्वालिटी लाइफ, दे वांट कि हमें कुछ करना है, स्पेंड करना है, लाइफ को जीना है। इस वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ने लगी और कहीं न कहीं हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगा। देन रीज़न में ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ऐसा माना जाता है कि लोग जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, ऑयली फूड कम खाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होप करते हैं कि हमारी जो फिटनेस है वो एकदम बढ़िया रहे। इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खाते अच्छा हैं, हम ऑयली फूड नहीं खाते, हम तो रोज़ जिम करते हैं, हम तो योगा करते हैं। तो कहीं न कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो लाइफ़ है वो एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होती है, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी के लिए अब आप देखोगे कि पैथोलॉजीज़, देन आपकी लैब्स, ये सारी चीज़ें खुलने लग गई हैं, आपके हेल्थ केयर, आपके जिम सेंटर्स। तो इस वजह से ये सेक्टर भी, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लगा। लोगों ने होप जताई और होप की वजह से ही सर्विस सेक्टर्स के अंडर जैसे जिम आ गया, आपका हेल्थ केयर आ गया, आपके लैब्स आ गए, वो सारा कुछ जो है सर्विस सेक्टर एक्सपैंड होने लग गया। अब अगर मैं आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, पहले लोग जो थे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो गिफ्ट में क्या देते हैं, ऑल्दो गिफ्ट तो दिया ही दिया, साथ में वो बोलते हैं सुबह लैब से आएगा, आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा। इसलिए वो रूटीन चेकअप है ताकि आप सेफ रहो, हेल्दी रहो। तो ये क्या था? ये भी एक कहने के लिए बड़े ये सोचते हैं ये कैसा गिफ्ट था? बट हम जानते हैं अगर हमारे पास पैसा है, इफ वी आर रिच, वी आर हेल्दी, वी आर वेल्दी, तो हम चीज़ों को तभी एन्जॉय कर सकते हैं व्हेन वी हैव हेल्थ प्लस वेल्थ, राइट? ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। पहले अगर मैं पहले की बात करूँ, पहले क्या होता था? भई हवा चली, सब लोग एक साथ सो गए। अब क्या चाहिए? एसी चाहिए। कहीं जाना है तो पहले सोचते थे कैसे जाएँ, अब सबने कार ले ली है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट्स आप देखोगे दिन-ब-दिन ग्रो करते चले जा रहे थे। अब जब ग्रो करने लग गए, लैपटॉप्स लेके चलने लगे। पहले ये डेस्कटॉप आए, डेस्कटॉप पे प्रॉब्लम, फिर लैपटॉप्स लेके हम कहीं पे भी जाएँगे, कहीं ट्रेन हो, बस हो, कहीं पर भी हम काम कर सकते हैं, राइट? तो जैसे-जैसे प्रोडक्ट्स बढ़े, तो उनके लिए सर्विसेज़ भी तो चाहिए। अब एसी की सर्विस कौन करेगा? या फिर लैपटॉप है, इसके लिए भी सर्विस चाहिए। हर सर्विस की, एसी की मैं बात करूँ तो हर साल में 2 बार या 1 बार तो ज़रूर ही सर्विस होती है। तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, तो उससे रिलेटेड जो कोलेटरल सर्विसेज़ थी, वो भी इंक्रीज़ हुई। इस वजह से सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज़ होता गया। हायर परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन। पहले घर में वुमेन रहती थी, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, बस खाना बनाओ और घर को देखो। बेसिकली उसे होम मेकर कहा जाता था।
बट समय बदला। आप किसी भी बैंक में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, ऐसी कहीं पे भी नहीं है जहाँ पर औरतें काम ना कर रही हूँ। आप कंपनीज में देख लीजिए, बड़ी बड़ी सीईओ की पोस्ट पर हैं, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। तो आप जब वर्किंग वुमेन हो गई तो दो जने कमाने लग गए, ये तो हम मानते हैं, एक से भले दो, राइट। तो जब वर्किंग वुमेन कमाने लगी तो पैसा ज़्यादा आने लगा। पहले क्या होता था, एक पापा ही थे, वो सुबह से शाम तक कमाते रहते थे और उसके बाद इतने सारा पूरा घर अकेले ही संभालते थे। हाँ, अगर वो उनको कुछ भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गए, तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती थी। बट अब क्या है, अब वर्किंग वुमेन ये इक्वली चल रही हैं उनके साथ, कमा रही हैं, बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी में कितना उनका कितनी अच्छी रैंक से पास होती हैं। तो जो वर्किंग वुमेन है ना, इनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है, परसेंटेज जो है वो बढ़ रही है। तो इसी वजह से जब सैलरी ज़्यादा होगी, 2 जने कमाएँगे तो होगा, जहाँ हम साल में 1 बार घूमने जाते थे, आज हम 2 बार जा रहे हैं। तो इस वजह से सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, टूरिज़्म इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? इंक्रीज़िंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जब से 1991 में लिबरलाइज़ेशन आया और हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो फॉरेन कंट्री से हुआ, तो उनके प्रोडक्ट्स आने लग गए। आप देखेंगे 1991 के बाद सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आया है हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, या आप कह लीजिए आईटी इंडस्ट्रीज़ में। ऐसे-ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, कहीं न कहीं लिबरलाइज़ेशन एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे आईटी सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो ये इन सारी सर्विसेज, ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर एकदम से बढ़ गया, ये ग्रेजुअली हुआ है। लोगों की सोच एकदम से नहीं बदली है, लोगों की सोच धीरे धीरे बदली है, बट बदली जरूर है। ठीक है, पहले वेल्थ होती थी, लोग खर्च नहीं करना चाहते थे, बट आज रियलाइज हो गया है कि अगर हमने एक मेहनत करी है तो थोड़ा सा स्पेंड करें, सो दैट वी कैन चीयर अप विद आवर फैमिली, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर है तो जिम जा रहे हैं, आप देखेंगे पहले कोई क्लब्स नहीं जाता था, आज सब लोग क्लब्स की मेंबरशिप लेना पसंद करते हैं। एक तो स्टेटस सिंबल हो जाता है, सेकेंडली वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने आप को फिट भी रखना है। छोटे से छोटे बच्चे को आप देखोगे, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है। वर्किंग वुमेन आप देखोगे बस वगैरह में, कहीं पे भी कार ड्राइव्स कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आप सुबह मॉर्निंग में होगे, तो आप केवल ये नहीं देखोगे कि जो मेल है वो ही कार ड्राइव करके जा रहा है। बहुत सारी फीमेल्स भी जा रही होती है, दैट मीन्स वो भी कहीं जॉइन करा हुआ है, अपनी सर्विस पे जा रही हैं। और मेजर चेंज जो आया है वो आईटी सेक्टर में आया है। तो ये सारे रीज़न्स हैं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में। सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? ओके, मैनेजमेंट प्रोसेस में अगर मैं मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करूं तो आपके दिमाग में आता होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट? तो मैनेजमेंट प्रोसेस से पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट? तो सर्विस मार्केटिंग भी, आप अपनी सर्विसेज को मार्केट कर रहे हो तो उसके लिए भी तो आप स्टेप्स फॉलो करोगे, एकदम तो नहीं। आपने आज रात को सोचा कि हम सर्विस ये इंट्रोड्यूस करेंगे, होटल खोलेंगे, और ऐसे नहीं होता, आपको एक प्लान करना पड़ता है। जब आप कोई भी चीज़ में प्लान करते हो तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। दैट इज़, आप पहले मार्केट को देखोगे, आप रिसर्च करोगे, एनालाइज करोगे कहाँ पर ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, तो वो एक प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए ये नाम दिया गया है सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, कि सर्विस मार्केटिंग को भी अगर आपको मार्केट करना है किसी भी सर्विसेज को, तो एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से आपका पहला सीक्वेंस है ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग। सबसे पहले आपको अपने से खुद से क्वेश्चन पूछने होंगे, प्लानिंग करनी होगी। सर्विस कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं, कंज्यूमर कैसे होंगे, मार्केट में हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स कैसे होंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पूरा स्कैन करना होगा, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, मतलब कि अपने दिमाग में एक आपको रोड मैप बनाना होगा। सबसे पहले अगर आपको किसी भी सर्विस मार्केटिंग
कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है, आपको सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, कैसे शुरुआत करनी है। जब आपको प्लान सेटअप हो जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस मार्केट में करना है सर्वे, बहुत सारी चीज़ों पे आपने रिसर्च कर ली, फिर आपने कहा ठीक है, एनालाइजिंग सेकंड स्टेप पर आ जाते हो आप, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। फिर आप क्या करते हो, प्लानिंग के बाद आप एनालाइजिंग करते हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनालाइजिंग करो देन आप प्लानिंग करो, राइट? तो आप क्या करते हो, प्लान करने के बाद आप सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को छानते हो, आप सारा रिसर्च करते हो, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए कोई भी चीज़ करने में आपको पता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका अपना मोराल, आपका मोटिवेशन, आप उसमें अपनी जान लड़ा देते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो आप उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हो, आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हो। तो आप क्या सोचते हो कि मैं इतने अच्छे से काम करूँ कि बाद में मुझे अपने आप से कोई रिग्रेशन ना हो, मैं बिल्कुल रिग्रेट ना करूँ कि ये चीज़ मैंने ठीक से नहीं करी। मैंने प्लानिंग कर ली, फिर मैंने सारी मार्केट की अपॉर्च्युनिटीज़ देखी, हर मार्केट में जाकर देखा क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ऑब्ज़र्व करा, कुछ पूछा, कुछ मैं किसी साइट से गई कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने सारी मार्केटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ देख ली, आप आए, आपने अपने दिमाग में सोचा, मैंने ये-ये प्लान करा हुआ था और अब मुझे ये-ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं। उसके बाद आप मार्केटिंग को एक पेपर में सेगमेंट करते हो कि किस-किस जगह पे मुझे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। जब आप उसको एक तरह से ड्रॉ कर लेते हो हर जगह से, चाहे वो पेपर पे करो, चाहे आप अपने माइंड में करो, राइट? तो उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो अपनी टारगेट मार्केट को कि यहाँ पर मुझे अपनी सर्विसेज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप वहाँ पे शुरू करते हो पोजीशनिंग, पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पोजीशनिंग ऑफ द सर्विसेज, कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपका अब आपकी प्लानिंग हो गई, आपने सारी रिसर्च कर ली, देन आपने अपनी टारगेट मार्केट भी ढूंढ ली। अब इस टारगेट मार्केटिंग में आप अपने सर्विसेज के लिए मार्केटिंग मिक्स बनाते हो। मार्केटिंग मिक्स हमें पता है, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, राइट? कि हमें किस तरीके से यहाँ के कंज्यूमर्स कैसे हैं, किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्राइसिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये सारा करके आप अपनी सर्विस मार्केटिंग को मिक्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हो, राइट? देन जब सब कुछ हो जाता है, आप लास्ट में देखते हो कि जो आपने सोचा था वो अचीव करा, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को आप कंपेयर करते हो, और फिर कहीं ना कहीं जो वेरिएंसेस होते हैं उसमें आप काम करना शुरू कर देते हो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और इम्प्रूवमेंट हो। कहने का मतलब है कि अगर मुझे अपना ऑफिस होटल खोलना है, राइट? अब मैं क्या होटल यहाँ पे खोल सकती हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ? मैं सर्वे तो करूँगी ना कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होटल्स होते हैं वो कहाँ खुले होते हैं? रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि लोग उधर से ही आ रहे होते हैं। व्हाई? खोलने को तो वो बीच में भी खोल सकते हैं, या फिर आप देखोगे जो बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल आउटर साइड में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एरिया चाहिए होता है। बट वहाँ पे कौन लोग आते हैं? जिनको नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, जिनको ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो आपको पता है, मैंने प्लान आउट कर लिया कि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, दे वांट रिलैक्सेशन। तो उनको कहाँ चाहिए? जहाँ पे उनको पीस मिले, जहाँ उनको सुकून मिले। तो हम लोग रिज़ॉर्ट खोलेंगे, बट कहाँ? शिमला में खोलें, कहाँ करें? उन्होंने अपॉर्च्युनिटीज़ देखी। लोग ज़्यादा कहाँ विज़िट करते हैं? ऑब्ज़र्व करा। फिर बहुत सारी जगह पे सर्वे करने के बाद, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ, मेरे को लगा नहीं शिमला ठीक है, तो मेरी टारगेट मार्केट कौन हो गई? शिमला हो गई। मैंने शिमला में ही सोचा कि अब मैं अपना फार्म हाउस या रिज़ॉर्ट जो भी खोलना चाहती हूँ, मैं वहीं खोलूँगी। फिर वहाँ पर मैंने अपनी मार्केटिंग मिक्स उधर के कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ही बनाई। दैट इज़ माय 4 पीस, राइट? फिर मैंने ये देखा कि मैंने सब कुछ कर लिया, जितने मैंने एफ़र्ट्स लगाए थे, क्या वो फ्रूटफुल हुए या नहीं? यानी कि जितना मैंने सोचा था, उतने लोग आए या नहीं आए? तो ये सब प्रोसेस करने में मेरे को क्या वेरिएशंस मिले, डेविएशंस मिले, और उसको मुझे नेक्स्ट टाइम करेक्ट करना है,
ताकि ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए एक प्रोसेस होता है। जब भी हम कभी पढ़ें तो पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रोसेस। कभी-कभार आ जाता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब हर चीज़ को फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और सर्विस मार्केटिंग में भी स्टेप्स होते हैं। जो ये 5 हैं, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। पहला स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग प्लानिंग। Second, analyzing marketing opportunities. Third, selection of target market. Fourth, developing marketing mix. Fifth, managing marketing effort. Now, next is measuring service quality. हमने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी, बट एज एन सर्विस प्रोवाइडर मुझे कैसे पता कि कस्टमर सेटिस्फाइड है भी या नहीं, राइट? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। हम किसी शोरूम में जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं ना कि मैम आप ये प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, मैम आप कितने सेटिस्फाइड हो, या मैम आप कुछ स्टार्स दे दीजिए। अगर हम ऊबर से आते हैं या ओला से आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आप हमारी सर्विसेज को कितने स्टार्स देते हो। सेम विद द केस ऑफ जोमेटो। आपको क्या लगता है कि वो हमसे स्टार्स क्यों भरवाते हैं? ज़ोमैटो वगैरह या ऊबर का जो ओनर है वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट सर्विस प्रोवाइड करते वक़्त वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैंने बताया इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों। क्या उसका हार्ड वर्क सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो कैसे मेजर करे? अब वो हर एक के पास अगर उसने 100 एम्प्लॉइज़ लगा रखे हैं, तो हर एक के पास तो जाकर नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा क्या रहा, क्या नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी एक मेथड यूज़ कर लेते हैं। हर कंपनीज़ में आप जाओगे तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल भी होता है, और अगर आप सर्विस में जाओगे तो आप देखोगे कि अ, आपसे पूछा जाता है स्टार्स, तो उससे पता लगता है कि कस्टमर कितने सैटिस्फाइड हैं। आप शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते होंगे उसमें कि बहुत एक्सीलेंट साइट है, और कुछ कहती है नहीं डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, इससे उनको फ़र्क पड़ता है। वो मेजर करते हैं हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कस्टमर सैटिस्फाइड हैं भी या नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग-अलग मेथड्स होते हैं। कुछ कोई सर्वे मेथड ऑप्ट करता है, कोई क्वेश्चनियर फिल करवाता है, कोई वो स्टार्स फिल करवाता है। तो उससे वो बेसिकली मेजर करता है द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स, राइट? Measuring service quality depends entirely on the context and brand promise. हम भी मान के चलते हैं अगर एडिडास की चीज़ होगी, वुडलैंड की होगी तो बढ़िया ही होगी। एंड सर्विस क्वालिटी डायमेंशन वेरी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। हर एक का अपना होता है। अगर हम एसी लेते हैं तो हम कहते हैं जनरल का एसी बहुत अच्छे होते हैं, राइट? अगर हम फ्रिज लेते हैं तो सब कहते हैं वर्लपूल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम लैपटॉप लेते हैं तो सब कहते हैं कि डेल के बहुत अच्छे होते हैं। तो हर ब्रांड का अपना अपना प्रॉमिस होता है, बट हर मोस्ट कॉमनली हर इंडस्ट्री एक मेथड यूज करती है अब सर्विस क्वालिटी मेजर करने को, दैट इज अ सर्विकल मेथड। सर्व मीन्स सर्विस, क्वाल मतलब क्वालिटी। तो सर्विकल मेथड इज द सर्विस क्वालिटी मेथड जिससे मैं मेजर करती हूँ कि मेरे कंज्यूमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं मेरी सर्विस से, राइट? नाउ व्हाट इज सर्विकल मेथड? Cervical method is based on 5 dimensions which have been consistently ranked by a customer to be the most important for service quality regardless of service industry. 5 dimensions होते हैं और कस्टमर उनको रैंक करता है कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट? चाहे वो इंडस्ट्री कौन सी भी हो, मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज यही वाला सर्विकल मेथड यूज करती हैं। बट वो 5 dimensions हैं कौन से? These 5 dimensions are tangibles. Intangibles जो हमें दिखाई ना दे, तो tangibles जो हमें दिखाई दे, जैसे कि एम्बियंस, ठीक है? आपके पर्सनल इक्विपमेंट्स, जो चीज़ आपको दिखाई देती है, राइट? तो वो आते हैं tangibles के अंडर। नाउ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर ने जो प्रॉमिस किया था उसको उसने एक्यूरेटली वैसा ही डिलीवर किया, तो वो रिलायबल है। अगर मैंने कहा था कि स्केचर्स के शूज़ इतने लाइट हैं
कि आपको पहनने के बाद लगेगा कि सच में आपने कुछ नहीं पहना। और जब मैंने स्केचर्स के शूज़ पहने तो उनको लगा कि वाओ! सच में नहीं लग रहा कि कुछ पहना हुआ है मैंने पैरों के अंदर, शूज़ में इतने लाइट वेटेड है। या मैंने प्रॉमिस करा अगर आप हमारे टूरिज़्म के थ्रू बाली जाएँगे, आपको हम इतना बढ़िया रिज़ॉर्ट देंगे, आप नेचर को बहुत एन्जॉय करेंगे एंड इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं गई बिल्कुल मैंने वैसा ही पाया। तो क्या था दैट वाज़ रिलायबल। आप बोलते भी हैं कि मेकअप के लिए आप कहते हैं कि अमेज़न से मत मँगाइए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आता है। आप कहते हैं मेकअप के लिए नायका जो है वो रिलायबल है। तो वो क्या है रिलायबल, जैसा वो प्रॉमिस करते हैं वैसा ही वो डिलीवर करते हैं। देन रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है आप कितना अपने कस्टमर से को मदद करने के लिए तैयार रहते हो। अगर उसको कोई अगर वो आपको फ़ोन करके कह रहा है, जी मेरे रूम का जो है एसी नहीं चल रहा, हाँ जी आता हूँ, आप आते ही नहीं आधे पौन घंटे तक, ठीक है? तो उसको कितना गुस्सा आएगा कि यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आप कितने प्रॉम्प्टली अपने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस का मतलब कि जो क्वालिटी जैसा आपने प्रॉमिस किया था, सब कुछ वैसा ही आप दे रहे हैं। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है इंडिविजुअल अटेंशन, कि हर ऐसा नहीं कि भीड़ है या आपका होटल बहुत ज़्यादा चलता है तो आप उनको पूछ ही नहीं रहे हो। आप कहते हो चल तो रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, किस-किस से पूछें? नहीं, आपने देखा होगा कई जगह पर आप गए भी होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या बहुत सारा जने होते हैं, बहुत चलते हैं, बट फिर भी वो आपसे इंडिविजुअली पूछते हैं सब कुछ ठीक था? आपको खाना कैसा लगा? आपको पसंद आया यहाँ का एम्बियंस? तो ये आपको इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें मेजर करना है कस्टमर सैटिस्फैक्शन। तो हम कुछ क्वेश्चन टेंजिबल्स में से बना लेते हैं। जैसे कि मैं सपोज़ करो ओनर हूँ होटल की और मेरे यहाँ पर कोई होटल में आया, तो अब मेरे को क्वेश्चन्स पूछना है, फीडबैक लेना है। तो मैंने टेंजिबल्स में से पूछ लिया कि आपको एम्बियंस अच्छा लगा? रिलायबिलिटी से मैंने पूछ लिया कि जो हमने प्रॉमिस किया था वैसा आपको सर्विसेज़ डिलीवर्ड हुई हैं? क्या हमारा स्टाफ जो था वो आपके साथ कर्टियस था, उसने आपको मदद करी? एश्योरेंस में आप बोल सकते हो कि अपने एम्प्लॉइज़ को आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि आपको अपने बहुत ही ज़्यादा कर्टियस रहना है अपने जो जितने भी कंज्यूमर्स आएँगे, कस्टमर्स आएँगे इनके साथ में और इंडिविजुअल अटेंशन देनी है। क्या हमारे यहाँ पे हमारे सर्विस में आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिली? हमारा स्टाफ कर्टियस था? तो इन 5 डायमेंशंस में से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो बेसिकली हर इंडस्ट्री जो है वो मेथड सर्विक्वल ही यूज़ करती है और उसके 5 डायमेंशंस होते हैं। इन डायमेंशन से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर देती है। अब आपसे बोला भी जा सकता है कि आप एक क्वेश्चनेयर बनाइए जिसमें आप होटल में आपके यहाँ पे आपके गेस्ट आए हैं और उनसे आप उनका फीडबैक बनाइए। तो आप क्वेश्चंस इन 5 डायमेंशंस में से डाल सकते हैं। तो पहला डायमेंशन है टेंजिबल्स, दूसरा डायमेंशंस है रिलायबिलिटी, तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, फोर्थ है अश्योरेंस एंड फिफ्थ है आपका एम्पैथी। नाउ ये जो 5 डायमेंशंस हैं ये क्या है? इससे आप फीडबैक लेते हो, राइट? फीडबैक से आपको पता लगता है क्या गैप है। गैप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में और एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड में। कई बार वो कह देता है नहीं बहुत सारे फीडबैक में आ जाता है कि नहीं जी आपका स्टाफ जो है वो कर्टियस नहीं था, राइट? तो बहुत सारे जने कहते हैं तो मैं अगर ओनर हूँ तो स्टाफ को बुलाऊँगी कि आप लोग कर्टियस नहीं हो या आप लोगों की सर्विस डिलीवरी बहुत स्लो है, हल्की है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है क्योंकि अल्टीमेटली हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए? अपने कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, राइट? अगर वो ही नहीं आएँगे तो हम किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? तो फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइज़ेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेट। आपको पता लगता है कि वो गैप्स क्या हैं और आप उसको गैप्स को फुलफिल करते हो सो दैट customer expectations and the actual डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ये इक्वल हो सके, राइट? या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही हो।
और उस एरियाज पर हम इम्प्रूवमेंट कर सके जहाँ पर हमें फीडबैक से पता लगता है कि दैट वी नीड इम्प्रूवमेंट ओवर हियर। तो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, सर्विस क्वालिटी हर एक के लिए अलग अलग मतलब रखती है। मैंने एग्जाम्पल में रेस्टोरेंट्स लिया, राइट। इन रेस्टोरेंट्स अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होता है? सर्विस क्वालिटी का मतलब होता है कि हमको खाना टाइम पे मिले, राइट। बहुत जल्दी आ जाता है तब भी हम क्या सोचते हैं, ये कल का होगा, बस गर्म करके दे दिया होगा। अगर बहुत देर में आता है तो हमें लगता है कि कहाँ ही आ गए हम। तो जब मैंने जो एग्जाम्पल लिया, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट्स, राइट। तो उसमें टाइमली सर्विस बहुत मायने रखती है। अब देखो, हर होटल भी अलग अलग होते हैं, कुछ तो 5 स्टार्स होते हैं, कुछ 3 स्टार्स, कुछ 4 स्टार्स। तो सबके लिए सर्विस क्वालिटी का मतलब अलग होता है। अगर मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाती हूँ, राइट, फॉर अ फाइन डाइनिंग और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, तो वहाँ का मैनेजर मुझसे पूछ सकता है या पूछ लेता है, सर आपको खाना कैसा लगा, आपको किसने रिकमेंड करा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी यूज टू गो टू 5 स्टार होटल और हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो वो बोलते हैं, सर डिड यू एंजॉयड योर ब्रेकफास्ट, आपको कैसा लगा, आपको किसी ने रिकमेंड करा था क्या यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। और कई कई जगह पे आपने देखा होगा सिर्फ वो होती है ओनली पैकिंग। तो पैकिंग उनके लिए पैकिंग होटल में क्या होता है कि जितनी जल्दी आप ऑर्डर दोगे हम 5 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे देंगे या आपके हाथ में वो पैकेट पकड़ा देंगे, आपका पूरा फूड पैक्ड हुआ होगा। तो उनके उनके लिए सर्विस डिलीवरी क्या है, क्विक सर्विस, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ हम उनको पैक करके घर के लिए खाना देते हैं। बट उनको सर्विस डिलीवरी में क्या ध्यान रखना है, उनको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर दिया गया था वो बिल्कुल वही सर्व हो रहा है। ये नहीं कि 5 मिनट की जल्दी के कारण बोला इसने मटर पनीर था, दे आपने आलू गोभी दी, तो वो भी तो फिर बेकार हो जाएगा ना। तो सर्विस क्वालिटी में हमें देखना है कि हर रेस्टोरेंट की अलग डेफिनेशन होती है सर्विस क्वालिटी की। अगर क्विक सर्विस वाले में है तो वो मेनली ध्यान देते हैं कि स्पीड भी अच्छी हो और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी हो, सो दैट आप सर्वे करके, जब आप सर्वे करें तो आप पाएं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपसे सेटिस्फाइड है। अब ये गैप्स हैं। अब हमने सर्विक्वल के सर्वे किया और गैप्स निकले। बेसिकली ये 5 गैप्स होते हैं। गैप 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेयर। ये गैप होता है मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बीच में। देन सेकेंड गैप आता है दिस गैप। ये गैप होता है मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के बीच में। थर्ड गैप आता है हमारा सर्विस डिलीवरी एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में। फोर्थ गैप हमारा आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी में। एंड फिफ्थ गैप आता है हमारा एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव सर्विसेज में, राइट। अब हम आगे चल के गैप भी देख लेते हैं। The gap model of service quality helps to identify the gaps between the perceived service and the expected services. हमने क्या सोचा, एक्सपेक्ट क्या किया था और मुझे एक्चुअल में क्या मिला, उसका गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 गैप्स होते हैं। पहला गैप मैंने आपको बताया था कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, राइट। सेकेंड गैप था सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। थर्ड गैप होता है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। देन आपका फोर्थ गैप है सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट गैप है आपका एक्सपेक्टेड सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस्ड सर्विसेज। ओके, पहला गैप, गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये गैप आप देखेंगे इसमें लिखा मैनेजमेंट परसेप्शन, मैनेजमेंट ने जो सोचा और कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके बीच में गैप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ना गलत राय फॉर्म कर लेता है कि कस्टमर को ये चाहिए,
राइट और कस्टमर को वो नहीं चाहिए होता। दैट मीन्स ये बेसिकली आपने मार्केट सर्वे कम करा होता है, तो इस टाइप का गैप आता है। जैसे कि मैनेजमेंट ने सोचा कि लोगों को एम्बियंस से बहुत ज़्यादा मतलब होता है, तो हमें सबसे अच्छा एम्बियंस रखना है, राइट? और जबकि कस्टमर उधर आता है, वो एक कैफ़े की बात हो रही है कि कैफ़े का एम्बियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ऐसा मैनेजमेंट सोचता है। बट कस्टमर आता है, उसके लिए वहाँ की कॉफ़ी एंड फूड मोर इम्पोर्टेंट है, ना कि एम्बियंस। तो देखो मैनेजमेंट ने क्या सोचा, मैनेजमेंट ने ये परसीव करा एम्बियंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि फूड ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। मैनेजमेंट ने सारा ध्यान एम्बियंस पे दिया, ना कि फूड पर। तो ये गैप आ गया। ये गैप किस लिए हुआ? ये गैप बेसिकली इन्होंने मार्केट को सही से सर्वे नहीं करा कि इस जगह की टारगेट मार्केट में कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, राइट? सेकेंड गैप, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में जोमेटो ने लिख दिया आपको, अगर 30 मिनट्स के अंदर आपको फूड नहीं मिलेगा तो या तो आपको कूपन मिलेगा, एक्स्ट्रा कूपन, या फिर आपको नेक्स्ट टाइम फ्री डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, अब सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है मैंने अपने होटल में बोल दिया कि आपको खाना जल्दी सर्व करना है, ये मैंने स्पेसिफिकेशन दे दी। बट कितनी जल्दी, 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी जल्दी, बट मैंने ये हाउ क्विक ये चीज नहीं बचाई, तो गैप हो गया। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ये तो मैंने बता दिया कि खाना जल्दी सर्व करना है, बट मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कितना। अब मैं उस वेटर को कह नहीं सकती कि तुमने जल्दी नहीं करा, तो उसने कहा सर आपने कहा था जल्दी, मैंने जल्दी से जल्दी करा है, बट कितना जल्दी वो मैनेजमेंट ने नहीं बताया था। तो वो भी एक तरह का गैप है, और इस गैप से क्या फर्क पड़ेगा, इस गैप पे सर्विस डिलीवरी पे फर्क पड़ेगा और अल्टीमेटली कस्टमर पर फर्क पड़ेगा। तो हमें सर्विस प्रोवाइड करते वक्त जितने भी सारे गैप्स होते हैं उनको मिनिमाइज करना होता है। थर्ड गैप है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। ये बेसिकली जो गैप आता है ये सर्विस पर्सनल की वजह से आता है। जैसे कि सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, मैंने उनको स्पेसिफिकेशन तो दे दिया कि आपको ये काम ऐसे करना है या इतनी जल्दी करना है, बट सर्विस डिलीवरी हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आपने उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, वो लोग अनविलिंग हैं, उनको कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे। तो ये गैप तब आता है जब आपने रिक्रूटमेंट जो है वो सही से नहीं किया हो। आप देखेंगे कि अगर एक कोई आप रेस्टोरेंट जाते हैं, राइट? आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके फूड को लेकर, बट उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं अपने स्टाफ को। तो कहने का मतलब है कि सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सब कुछ है, बट सर्विस डिलीवरी में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस करने वाले हैं वो दे आर अनविलिंग। हमें ये गैप भी दूर करना होगा। देखिए, अगर मैं कोई भी चीज़ बना देती हूँ कि आपको 5 मिनट में डिलीवर करना है, तो ये डिलीवर कौन करेगा? ये इंडिविजुअल ह्यूमन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके एम्प्लॉइज करेंगे। अगर वो अनविलिंग है तो मेरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी चीज़ आप जब बनाते हैं तो इसमें सबका ओवरऑल पार्टिसिपेशन होता है। तो हमें ये गैप को भी दूर करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी सर्विस मार्केटिंग सक्सेसफुल हो, राइट? देन हमारा नेक्स्ट गैप आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, लोग जो होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट में, या फिर वो लोग कहते हैं ना जैसे लाइन देख ली कोई भी, ये इतना टेस्टी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे थे इतना टेस्टी हो जाती है, और फिर अगर वो सपोज वहाँ पे जाके खाएं जितना एडवर्टाइजमेंट में बोल रहे थे उतना तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर वो फुलफिल नहीं होता सर्विस डिलीवरी के टाइम पर तो वो भी एक गैप बन जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है होटल में कि वेजिटेरियन फूड, 100% वेजिटेरियन फूड, और मैं लोग मेरे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं ये चीज़ लिखी है, बट वहाँ पर क्या हो रहा है, इन रियलिटी आई एम सर्विंग नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। तो इस टाइम पर क्या होता है कि कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती है।
लास्ट गैप जो होता है वो होता है गैप बिटवीन एक्सपीरियंस सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विसेज। अगर मैं 5 स्टार होटल में जाती हूँ तो मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जाती हूँ, मैं क्या हम सभी एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं कि हम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एम्बियंस होगा, बहुत अच्छा फूड क्वालिटी होगा और सब चीज़ बहुत अच्छी होंगी। बट वहाँ जाने के बाद मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगता है कि 5 स्टार और 3 स्टार में फ़र्क क्या रह गया? देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। तो एक्सपीरियंस सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विसेज में भी अगर कोई गैप होता है तो हमें ये गैप को दूर करना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में आपको खाना सर्व करने को दिया गया और मैनेजर बार-बार आपके पास चक्कर लगा रहा है कि वो उसके मन में है कि वो देखे कि कंज्यूमर सैटिस्फाइड है नहीं है, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा वेदर ही इज़ एन्जॉयिंग द फूड और नॉट। और जबकि कंज्यूमर को लगता है ये बार-बार क्यों आ रहा है, समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन या फिर कुछ सर्विसेज़ में प्रॉब्लम हो गई है। तो कहीं न कहीं गैप है बिटवीन एक्सपीरियंस सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विसेज़। तो ये सारे गैप्स भी हमको मैनेज करने पड़ते हैं इफ वी वांट कि हमारे सर्विसेज़ जो हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हों। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया जिसमें मैंने सारा कवर करा है, सर्विस मार्केटिंग क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, गैप्स क्या हैं, सर्विक्वल मेथड्स क्या हैं। आई होप आपको ये सब अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आई ट्राइड माय बेस्ट एंड होपफुली आप सबको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।